दोस्तों, यह पुस्तक महत्वाकांक्षी लोगों के लिए है, ऐसे लोगों के लिए जो ज्यादा तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आप भी यही चाहते हैं तो यह पुस्तक आप ही के लिए लिखी गई है। इसमें बताए गए विचारों पर अमल करके आप बरसों की कड़ी मेहनत से बच सकते हैं और अपने महत्वपूर्ण लक्ष्य ज्यादा तेजी से हासिल कर सकते हैं। आपका समय और जिंदगी बेशकीमती है। समय और जिंदगी की सबसे बड़ी बर्बादी यह है कि आप किसी ऐसी चीज को पाने में बरसों लगा देते हैं जिसे सिर्फ चंद महीनों में ही हासिल किया जा सकता था। इस पुस्तक में दी गई लक्ष्य निर्धारण और लक्ष्य प्राप्ति की तकनीक आजमाई हुई प्रक्रिया एक ऐसी ही चीज है जिस पर अमल करके आप कम समय में इतना ज्यादा हासिल कर पाएंगे जिसकी कल्पना आपने सपने में भी नहीं की होगी। आप इतनी तेजी से तरक्की करेंगे कि खुद आप और आपके आसपास के लोग हैरान रह जाएंगे। सरल और आसानी से लागू होने वाली इन विधियों और तकनीकों का अनुसरण करके आप भविष्य में गरीबी से अमीरी तक पहुंच सकते हैं, कुंठा से संतुष्टि तक पहुंच सकते हैं। आप अपने दोस्तों और परिवार से आगे निकल सकते हैं और अपने अधिकांश परिचितों से ज्यादा सफल हो सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 है, अपनी संभावना का ताला खोलें। सफलता का मतलब लक्ष्य है और बाकी सारी चीजें फालतू है। सभी सफल लोग पूरी तरह लक्ष्य केंद्रित होते हैं। वे जानते हैं कि वे क्या चाहते हैं और उसे हासिल करने के लिए वे हर दिन अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं। लक्ष्य तय करने की आपकी क्षमता ही सफलता की सबसे प्रमुख योग्यता है। लक्ष्य आपके सकारात्मक मस्तिष्क का ताला खोलते हैं और मंजिल तक पहुंचाने वाले मददगार विचारों तथा ऊर्जा को मुक्त करते हैं। लक्ष्यों के बिना आप बस जिंदगी की लहरों पर डूबते उतरते रहते हैं, जबकि लक्ष्य होने पर आप तीर की तरह उड़कर सीधे निशाने पर पहुंच जाते हैं। सच तो यह है कि आप में इतनी ज्यादा नैसर्गिक संभावना है कि उसका पूरा इस्तेमाल करने के लिए आपको शायद 100 से ज्यादा बार जन्म लेना पड़ेगा। आपने अब तक जो भी हासिल किया है वह आपकी सच्ची संभावना का सिर्फ एक छोटा सा अंश है। सफलता का एक नियम यह है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से आ रहे हैं। फर्क तो इस बात से पड़ता है कि आप कहां जा रहे हैं और आप कहां जा रहे हैं यह सिर्फ आप और आपके विचार ही तय करते हैं। स्पष्ट लक्ष्य होने पर आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपकी क्षमता का विकास होता है और आपकी प्रेरणा का स्तर ऊंचा होता है। शायद मानव इतिहास की महानतम खोज यह है कि आपके मस्तिष्क में आपके जीवन के लगभग हर पहलू का निर्माण करने की शक्ति होती है। मानव निर्मित जगत में आप अपने चारों ओर जो भी चीज देखते हैं वह किसी इंसान के दिमाग में एक विचार के रूप में आई थी और उसके बाद ही भौतिक जगत में साकार हुई। आपके जीवन की हर चीज किसी विचार, इच्छा, आशा या सपने के रूप में शुरू हुई थी, या तो आपके दिमाग में या फिर किसी और के दिमाग में। आपके विचार रचनात्मक होते हैं, वे आपकी दुनिया और आपके साथ होने वाली हर चीज को आकार देते हैं। सभी धर्मों, सभी दर्शनों, मनोविज्ञानों और सफलता का महान सार यह है कि आप जिसके बारे में ज्यादातर वक्त सोचते हैं वही बन जाते हैं। आपका बाहरी जगत अंततः आपके आंतरिक जगत का प्रतिबिंब बन जाता है। आपको वही प्रतिबिंब दिखता है जिसके बारे में आप ज्यादातर समय सोचते हैं। आप जिसके बारे में भी सोचते हैं वह लगातार आपकी जिंदगी में प्रकट होता है। कई हजार सफल लोगों से पूछा गया कि वे ज्यादातर समय किस चीज के बारे में सोचते हैं। सफल लोगों का सबसे आम जवाब यह था कि वे ज्यादातर वक्त अपनी मनचाही चीज और उसे पाने के बारे में सोचते हैं। असफल और दुखी लोग ज्यादातर वक्त अनचाही चीजों के बारे में सोचते और बातें करते हैं। वे अपनी समस्याओं और चिंताओं के बारे में बातचीत करते हैं तथा ज्यादातर समय दूसरों को दोष देते रहते हैं। लेकिन सफल लोग अपने विचारों और बातों को अपने सबसे प्रबल इच्छित लक्ष्यों पर केंद्रित रखते हैं। वे ज्यादातर वक्त उस चीज के बारे में सोचते और बातें करते हैं जिसे वे पाना चाहते हैं। स्पष्ट लक्ष्यों के बिना जीना घने कोहरे में कार चलाने जैसा है। चाहे आपकी कार कितनी ही दमदार हो, चाहे इंजीनियरिंग कितनी ही बेहतरीन हो, आप धीमे धीमे झिझकते हुए कार चलाएंगे और बढ़िया से बढ़िया सड़क पर भी गति नहीं पकड़ पाएंगे। लक्ष्य स्पष्ट करने से कोहरा तत्काल छंट जाता है और आपको अपनी योग्यताओं तथा ऊर्जाओं पर ध्यान केंद्रित करने और उनका इस्तेमाल करने का मौका मिल जाता है। स्पष्ट लक्ष्य आपको यह सामर्थ्य देते हैं कि आप अपनी जिंदगी के एक्सीलरेटर को दबा दें और उस सफलता की ओर तेजी से बढ़ें जिसे आप वाकई हासिल करना चाहते हैं। तो यहां पर एक सवाल आता है कि लक्ष्य बनाना इतना ही महत्वपूर्ण है तो लोग लक्ष्य बनाते क्यों नहीं है? तो आपको बता दें कि लक्ष्य तय न करने के 4 कारण हैं। पहला, ज्यादातर लोगों को लक्ष्यों के महत्व का एहसास ही नहीं होता है। अगर आप ऐसे घर में पले बड़े हैं जहां किसी के पास लक्ष्य नहीं रहे हों
या फिर ऐसे समूह में रहे हों जहां लक्ष्यों पर कभी बातचीत न हुई हो या उन्हें महत्व न दिया गया हो, तो वयस्क होने के बाद भी आप लक्ष्यों की शक्ति से अनजान रह सकते हैं। आपको यह पता ही नहीं चलेगा कि लक्ष्य तय करने और हासिल करने की आपकी योग्यता आपकी जिंदगी पर किसी दूसरी योग्यता से ज्यादा असर डालती है। अपने आसपास गौर से देखें और समीक्षा करें कि आपके आसपास लक्ष्य निर्धारित लोग रहते हैं या फिर लक्ष्य से भटके हुए लोग। लोगों के लक्ष्य तय न करने का दूसरा कारण है असफलता का डर। असफलता से दिल को चोट पहुंचती है। यह भावनात्मक और अक्सर आर्थिक दृष्टि से भी दुखदाई और कष्टकारी होती है। हर व्यक्ति कभी न कभी असफल हो चुका है। हर बार हम ज्यादा सतर्क होने और भविष्य में असफलता से बचने का संकल्प करते हैं। इसके अलावा कई लोग अचेतन रूप से खुद को नुकसान पहुंचाने वाली भारी गलती करते हैं। असफलता से बचने के लिए वे लक्ष्य ही तय नहीं करते हैं। वे सफलता की अपनी संभावना से काफी निचले स्तर पर ही काम करते करते जिंदगी गुजार देते हैं। लोगों के पास लक्ष्य न होने का तीसरा कारण है रिजेक्शन का डर। लोग इस बात से डरते हैं कि अगर उन्होंने कोई लक्ष्य तय किया और कामयाब नहीं हो पाए तो दूसरे लोग उनकी आलोचना करेंगे या हंसी उड़ाएंगे। यह भी एक कारण है कि शुरुआत में आपको अपने लक्ष्य गोपनीय रखने चाहिए। किसी को भी न बताए, दूसरों को परिणाम देखने दें, उन्हें पहले से कुछ भी न बताए जो वे जानते ही नहीं हैं। उससे वे आपको चोट नहीं पहुंचा सकते हैं। लोगों के पास लक्ष्य न होने का चौथा कारण यह है कि वे यह जानते ही नहीं हैं कि लक्ष्य तय कैसे किए जाते हैं। इससे भी बुरी बात यह है कि कई लोग सोचते हैं कि उनके पास पहले से ही लक्ष्य हैं, जबकि उनके पास दरअसल इच्छाओं या सपनों की श्रृंखला भर होती है, जैसे खुश रहो या बहुत सा पैसा बनाओ या अच्छा पारिवारिक जीवन जियो। लेकिन उन्हें लक्ष्य नहीं कहा जा सकता है। ये तो सिर्फ फंतासियां हैं जो हर एक के पास होती हैं। लक्ष्य इच्छा से एकदम अलग होता है। यह स्पष्ट होता है, लिखित होता है और विशिष्ट होता है। इसे किसी को भी जल्दी से और आसानी से बताया जा सकता है। आप इसकी दिशा में अपनी प्रगति को नाप सकते हैं। जब आप इसे हासिल कर लेते हैं या नहीं कर पाते हैं तो आप यह बात जान जाते हैं। चैप्टर नंबर 2 है अपनी जिंदगी की बागडोर थामे। दोस्तों, सभी नकारात्मक भावनाएं सफलता और खुशी की सबसे बड़ी शत्रु हैं। नकारात्मक भावनाएं आपको नीचे रोके रखती हैं, आपको थका डालती है और आपकी जिंदगी की सारी खुशी चूस लेती है। मानव इतिहास के शुरू होने से लेकर आज तक नकारात्मक भावनाओं ने इंसान और समाज को जितना नुकसान पहुंचाया है, उतना अतीत की सभी महामारियों ने मिलकर भी नहीं पहुंचाया है। अगर आप वाकई खुश और सफल होना चाहते हैं तो नकारात्मक भावनाओं से मुक्त होना आपका एक महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए। सौभाग्य से आप यह काम कर सकते हैं, बशर्ते आप इसका तरीका सीख लें। डर, आत्मकरुणा, ईर्ष्या, कुढ़न, हीनता की भावनाएं और अंततः क्रोध उत्पन्न होने के 4 खास कारण होते हैं। जब आप इन्हें पहचान लेते हैं और अपनी सोच से परे छिटक देते हैं तो आपकी नकारात्मक भावनाएं खुद ब खुद खत्म हो जाती हैं। जब आपकी नकारात्मक भावनाएं खत्म हो जाती हैं तो उनकी जगह प्रेम, शांति, खुशी और उत्साह की सकारात्मक भावनाएं आ जाती हैं और आपकी पूरी जिंदगी बेहतर हो जाती है, कई बार चंद मिनटों में और कभी कभार तो सेकंडों में ही। नकारात्मक भावनाओं के 4 बुनियादी कारणों में से पहला है खुद को सही साबित करना। आप तभी तक नकारात्मक रह सकते हैं जब तक कि आप अपने और दूसरों के सामने खुद को सही साबित कर सकें कि आपका नाराज होना या बुरा मानना जायज था। इसीलिए गुस्सैल लोग अपनी नकारात्मक भावनाओं के कारण विस्तार से बताते हैं। ध्यान रहे, अगर आप अपनी नकारात्मक भावनाओं को सही साबित नहीं कर सकते हैं तो आप नाराज भी नहीं हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर, अर्थव्यवस्था बदलने और कंपनी की बिक्री घटने की वजह से किसी कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया जाता है। बहरहाल वह कर्मचारी इस निर्णय के लिए अपने बॉस से नाराज हो जाता है और अपने गुस्से को तर्कसंगत साबित करते हुए वे सारे कारण गिनाता है कि उसे नौकरी से निकालना क्यों अनुचित है। उसका गुस्सा इतना बढ़ सकता है कि हिसाब बराबर करने के लिए वह मुकदमा भी दायर कर दे। जब तक वह अपने बॉस और कंपनी के प्रति अपनी नकारात्मक भावनाओं को सही ठहराता रहेगा, वे उसे नियंत्रित करती रहेंगी और उसकी ज्यादातर जिंदगी तथा सोच पर हावी रहेंगी। लेकिन जैसे ही वह कहता है, ठीक है, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया, इस तरह की चीजें होती रहती हैं। इसमें कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है,
कर्मचारियों की छंटनी हमेशा ही होती रहती है। मुझे लगता है बेहतर यह होगा कि मैं नई नौकरी खोजने में व्यस्त हो जाऊं। वैसे ही उसकी नकारात्मक भावनाएं काफूर हो जाती हैं। उसका दिमाग शांत और स्पष्ट हो जाता है। वह अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित कर लेता है। वह उन कदमों के बारे में एकाग्रचित्त हो जाता है जो वह दोबारा नौकरी पाने के लिए उठा सकता है। जैसे ही वह खुद को सही साबित करना छोड़ देता है, वह ज्यादा सकारात्मक और असरदार बन जाता है। नकारात्मक भावनाओं का दूसरा कारण है बुद्धिसंगत बहाने बनाना। जब आप बुद्धिसंगत बहाने बनाते हैं तो आप सामाजिक दृष्टि से किसी बुरे काम को सामाजिक दृष्टि से अच्छा साबित करने का तर्कसंगत स्पष्टीकरण देने की कोशिश करते हैं। जिस काम में आप बुरा या नाखुश महसूस करते हैं, उसे सकारात्मक रोशनी में पेश करने या सही साबित करने के लिए बहाने बनाते हैं। आप सही नजर आने वाला स्पष्टीकरण गढ़कर अपने कामों को सही साबित कर देते हैं। हालांकि मन ही मन आप जानते हैं कि आप उस गलत काम में सक्रिय प्रतिभागी थे। आप अक्सर खुद को सही रोशनी में पेश करने के जटिल तरीके अपनाकर यह स्पष्ट कर देते हैं कि कुल मिलाकर आपका व्यवहार अच्छा था। बुद्धिसंगत बहाने बनाने की आदत से आपकी नकारात्मक भावनाएं जिंदा बनी रहती हैं और फलती फूलती हैं। खुद को सही साबित करने और बुद्धिसंगत बहाने बनाने के लिए हमेशा इस बात की जरूरत होती है कि आप किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु को अपनी समस्या का स्रोत या कारण माने। आप खुद को शोषित या पीड़ित की भूमिका में रख देते हैं और किसी दूसरे व्यक्ति या संगठन को शोषक या बुरे व्यक्ति को श्रेणी में शामिल कर देते हैं। नकारात्मक भावनाओं का तीसरा कारण इस बारे में अति चिंता या अति संवेदनशीलता है कि दूसरे लोग आपसे कैसा व्यवहार करते हैं। कुछ लोगों की तो पूरी की पूरी आत्म छवि ही इस बात से तय होती है कि दूसरे लोग उनसे कैसे बोलते हैं, उनके बारे में कैसी बातें करते हैं या उनकी तरफ कैसे देखते हैं। उनमें दूसरों की राय से परे अपने व्यक्तिगत मूल्य या आत्मसम्मान का बहुत कम एहसास होता है। अगर किसी वास्तविक या काल्पनिक कारण से दूसरों की राय नकारात्मक हो तो ऐसे लोग शोषित फौरन क्रोध, शर्म, लज्जा, हीनता, यहाँ तक कि डिप्रेशन, आत्मकरुणा और हताशा की भावनाएं भी महसूस करते हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि मनोवैज्ञानिक ये क्यों कहते हैं कि हम हर चीज दूसरों से सम्मान पाने या कम से कम उनका सम्मान गंवाने से बचने के लिए करते हैं। नकारात्मक भावनाओं का चौथा और सबसे बुरा कारण है दोष देना। जब मैं अपने सेमिनारों में नकारात्मक भावनाओं का वृक्ष बनाता हूं तो उसका तना इसी का प्रतीक होता है। अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोष देने की प्रवृत्ति ही नकारात्मक भावनाओं का सबसे बड़ा कारण है। जब आप इस पेड़ का तना काट देते हैं तो पेड़ के सारे फल, सारी नकारात्मक भावनाएं फौरन धराशायी हो जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे प्लग बाहर निकालने पर क्रिसमस ट्री की सभी रोशनियां फौरन गुल हो जाती हैं। सभी तरह की नकारात्मक भावनाओं का इलाज यह है कि आप अपनी स्थिति की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करें। मैं जिम्मेदार हूं कहने के साथ साथ आप गुस्सा महसूस कर ही नहीं सकते हैं। जिम्मेदारी स्वीकार करने भर से ही आपकी हर नकारात्मक भावना खत्म हो जाती है। मैं जिम्मेदार हूं का यह सरल लेकिन सशक्त संकल्प हमें नकारात्मक भावनाओं को तत्काल खत्म करने की क्षमता देता है। इसकी खोज से मेरी जिंदगी बदल गई और ऐसा ही मेरे लाखों विद्यार्थियों के साथ भी हुआ है। जरा कल्पना करें, आप नकारात्मक भावनाओं से पूरी तरह आजाद हो सकते हैं और अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथ में थाम सकते हैं। और इसके लिए आपको सिर्फ इतना ही कहना है कि मैं जिम्मेदार हूं। जब भी आपको किसी वजह से गुस्सा आए या आप विचलित हो जाएं, तो ये 3 शब्द बोल दें। जब आप पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करके खुद को नकारात्मक भावनाओं से आजाद कर लेते हैं, तभी और सिर्फ तभी आप जिंदगी के हर क्षेत्र में लक्ष्य तय कर सकते हैं और उन्हें पा सकते हैं। जब आप मानसिक और भावनात्मक रूप से आजाद होते हैं, सिर्फ तभी आप अपनी ऊर्जा और उत्साह को आगे की दिशा में ले जा सकते हैं। पूर्ण व्यक्तिगत जिम्मेदारी स्वीकार किए बिना प्रगति संभव ही नहीं है। दूसरी ओर, जब आप अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार कर लेते हैं, तो इस बात की कोई सीमा नहीं है कि आप क्या बन सकते हैं, क्या कर सकते हैं और क्या पा सकते हैं। आज के बाद किसी भी चीज के लिए किसी दूसरे को दोष देना छोड़ दें, चाहे वह अतीत, वर्तमान में हो रही हो या जिसके भविष्य में होने की आशंका हो। जैसा एलिनोर रूजवेल्ट ने कहा था, कोई भी आपकी सहमति के बिना आपको हीन महसूस नहीं करा सकता है। चैप्टर नंबर 3 है
अपने भविष्य का निर्माण करें। दोस्तों, लीडर्स पर बरसों तक हुए 3300 से ज्यादा अध्ययनों में पाया गया है कि महान लीडर्स में एक ऐसा खास गुण होता है जो उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। यह गुण है भविष्य दृष्टा होने का। लीडर्स के पास भविष्य दृष्टि होती है और गैर लीडर्स के पास नहीं होती है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि मानव इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण खोज यह है कि आप वही बन जाते हैं जिसके बारे में आप ज्यादातर वक्त सोचते हैं। हम लीडरशिप के इस गुण को भविष्य दिशाबद्धता कहते हैं। लीडर्स भविष्य के बारे में सोचते हैं। वे इस बारे में सोचते हैं कि वे क्या हासिल करना चाहते हैं और किस मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं। लीडर्स इस बारे में सोचते हैं कि वे जो चाहते हैं उसे हासिल करने के लिए क्या किया जा सकता है। अच्छी खबर यह है कि अपने भविष्य के बारे में सोचना शुरू करने पर आप भी लीडर की तरह सोचने लगेंगे और बहुत जल्द आपको भी वैसे ही परिणाम मिलने लगेंगे जैसे लीडर्स को मिलते हैं। हार्वर्ड के डॉक्टर एडवर्ड ने 50 साल से ज्यादा समय तक शोध करने के बाद यह निष्कर्ष दिया कि दीर्घकालीन दृष्टिकोण जीवन में आर्थिक और व्यक्तिगत सफलता को तय करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व था। एडवर्ड ने दीर्घकालीन दृष्टिकोण को इस तरह परिभाषित किया कि वर्तमान में निर्णय लेते वक्त कई साल आगे तक सोचने की योग्यता। यह बेहद महत्वपूर्ण खोज है। जरा सोचें, आप भविष्य के बारे में जितने आगे तक सोचकर निर्णय लेते हैं, आपके निर्णय उतने ही बेहतर होते हैं और आपके सपनों के साकार होने की संभावना भी उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पर, अगर आप 20 से 65 साल की उम्र तक हर महीने $100 बचाइए और 10% औसत लाभ देने वाले किसी म्यूचुअल फंड में निवेश कर दें, तो रिटायरमेंट के वक्त आपके पास $11,18,000 से ज्यादा धनराशि होगी। हर महीने $100 बचाना मुश्किल काम नहीं है। जिसके मन में इसकी सच्ची इच्छा हो वह ऐसा कर सकता है, बशर्ते उसके पास पर्याप्त दीर्घकालीन दृष्टिकोण हो। इसका मतलब यह है कि आज नौकरी शुरू कर रहे लोग समय के साथ मिलियनेयर बन सकते हैं, बशर्ते वे जल्दी शुरू कर दें, नियमित बचत करें और आर्थिक स्वतंत्रता की दीर्घकालीन भविष्य दृष्टि रखें। व्यक्तिगत रणनीतिक नियोजन में आपको भी अपने जीवन के प्रति दीर्घकालीन दृष्टिकोण से शुरुआत करनी चाहिए। आपको अपने हर एक काम में आदर्शीकरण का अभ्यास शुरू कर देना चाहिए। इसकी प्रक्रिया में आप अपने लिए 5 साल की फंतासी बनाते हैं और यह सोचते हैं कि अगर आपका जीवन हर दृष्टि से आदर्श बन जाए तो 5 साल बाद यह कैसा दिखेगा। लक्ष्य बनाने में सबसे बड़ी बाधा खुद को सीमित करने वाले विश्वास होते हैं। इनमें ऐसे क्षेत्र शामिल होते हैं जहां आप किसी तरह से खुद को कमतर मानते हैं। हो सकता है कि आप बुद्धि, योग्यता, गुण, रचनात्मकता, व्यक्तित्व या किसी और मायने में खुद को अक्षम या हीन मानते हो। इसका परिणाम यह होता है कि आप खुद को सस्ते में बेच देते हैं। खुद को कम आंककर आप कोई लक्ष्य तय ही नहीं कर पाते हैं और अगर लक्ष्य तय करते भी हैं तो काफी छोटे लक्ष्य तय करते हैं जो आपकी क्षमता से काफी कमतर होते हैं। आदर्शीकरण और भावी दिशाबद्धता को मिलाकर आप अपनी ओढ़ी हुई सीमाओं को खत्म कर देते हैं। आप कल्पना करते हैं कि आपकी कोई सीमा नहीं है। आप कल्पना करते हैं कि आपके पास वह सारा समय, गुण और योग्यताएं हैं जिनकी जरूरत आपको अपना हर लक्ष्य हासिल करने के लिए होगी, चाहे आप जीवन में कहीं भी हों। आप कल्पना करते हैं कि आपके पास वे सारे दोस्त, संपर्क और संबंध हैं जिनकी जरूरत आपको हर दरवाजा खुलवाने और हर मनचाही चीज हासिल करने के लिए होगी। आप कल्पना करते हैं कि वाकई महत्वपूर्ण लक्ष्यों को तय करने में कोई सीमा नहीं है और आप जो चाहें वो बन सकते हैं, पा सकते हैं और कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 4 है अपने जीवन मूल्यों को स्पष्ट करें। दोस्तों, जिंदगी के हर क्षेत्र में सबसे ज्यादा सफल होने वाले लोगों और लीडर्स में एक बेहद महत्वपूर्ण गुण यह है कि उन्हें अच्छी तरह पता होता है कि वे कौन हैं, किस में यकीन करते हैं और किन सिद्धांतों की बुनियाद पर खड़े हैं। ज्यादातर लोग अपने लक्ष्यों, जीवन मूल्यों और आदर्शों को लेकर दुविधाग्रस्त होते हैं। इस वजह से वे आगे पीछे होते रहते हैं और बहुत कम हासिल कर पाते हैं। दूसरी ओर, सफल लीडर्स उतनी ही या उनसे भी कम योग्यताओं और अवसरों के बावजूद ज्यादा उपलब्धियां पा लेते हैं। जिंदगी को अंदर से बाहर की तरफ जिया जाता है। आपके जीवन मूल्य आपके व्यक्तित्व का मूल केंद्र है। आपके जीवन मूल्य ही आपको वह बनाते हैं जो आप हैं। आप बाहर जो भी करते हैं वह हर चीज आपके आंतरिक जीवन मूल्यों द्वारा निर्देशित और तय होती है, चाहे वे स्पष्ट हों या धुंधले।
आपके आंतरिक जीवन मूल्य जितने ज्यादा स्पष्ट होंगे, आपके बाहरी काम भी उतने ही ज्यादा सटीक और असरदार होंगे। लोगों के जीवन की परिस्थितियों को देखकर आप अक्सर यह बता सकते हैं कि वे कैसा सोचते हैं। जो व्यक्ति भीतर से सकारात्मक, आशावादी, लक्ष्य केंद्रित और भविष्य केंद्रित होता है, वह ज्यादातर मामलों में सुखी, सफल और समृद्ध जिंदगी का आनंद लेता है। अरस्तू ने कहा था कि इंसान की जिंदगी का चरम लक्ष्य, उद्देश्य खुशी हासिल करना है। आप सबसे ज्यादा खुश तभी होते हैं जब आप अपने अंदरूनी जीवन मूल्यों के सामंजस्य में काम कर रहे हों। आप जिसे अच्छा, सही और सच मानते हैं, उसके पूर्ण सामंजस्य में जीने पर आप खुद ब खुद अपने संसार और अपने बारे में खुश व सकारात्मक महसूस करेंगे। आपके लक्ष्य आपके जीवन मूल्यों के सामंजस्य में होने चाहिए और आपके जीवन मूल्य आपके लक्ष्यों के सामंजस्य में होने चाहिए। इसीलिए अपने जीवन मूल्यों को स्पष्ट रूप से पहचानना अक्सर उच्च उपलब्धि और शिखर प्रदर्शन का शुरुआती बिंदु होता है। जीवन मूल्य स्पष्ट करने के लिए आपको यह अच्छी तरह सोचना जरूरी है कि जिंदगी में आपके लिए वाकई महत्वपूर्ण क्या है। इसके बाद तो आपको बस उन जीवन मूल्यों के इर्द गिर्द अपने पूरे जीवन को व्यवस्थित करना है। अंदरूनी जीवन मूल्यों के विरोध में जीने की कोशिश तनाव, नकारात्मकता, दुख, निराशावाद और यहां तक कि क्रोध और कुंठा भी पैदा कर देगी। महान जीवन के निर्माण में आपकी अपने प्रति प्रमुख जिम्मेदारी यह है कि आप अपने हर काम में अपने जीवन मूल्यों को लेकर पूरी तरह स्पष्ट हों। स्टीफन कवी ने एक बार कहा था, सफलता की सीढ़ी पर चढ़ते वक्त यह जरूर सुनिश्चित कर लें कि यह सही इमारत से टिकी हो। कई लोग उन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं जो लुभावने तो लगते हैं, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि लक्ष्य पाने के बाद उन्हें कोई खुशी या संतुष्टि नहीं मिली है। वे पूछते हैं, क्या मेरी सारी मेहनत निरर्थक थी? यह तब होता है जब बाहरी उपलब्धि आपके अंदरूनी जीवन मूल्यों के तालमेल में नहीं होती है। ऐसा अपने साथ न होने दें। सुकरात ने कहा था, जिस जिंदगी को परखा न गया हो वह जीने लायक नहीं है। यह बात आपके जीवन मूल्यों की तरह ही जिंदगी के हर पहलू पर लागू होती है। आप आगे बढ़ने के आधार पर अपने जीवन मूल्यों को स्पष्ट करते हैं। आप फुटबॉल मैच में टाइम आउट लेने की तरह घड़ी रोक देते हैं और पूछते हैं, इस क्षेत्र में मेरे जीवन मूल्य क्या हैं? बाइबल में लिखा है, अगर इंसान सारी दुनिया हासिल कर ले लेकिन अपनी आत्मा गवा दे तो क्या फायदा? आज दुनिया में सबसे खुशहाल वे हैं जो अपने सबसे अंदरूनी विश्वासों और जीवन मूल्यों के सामंजस्य में जी रहे हैं। सबसे दुखी लोग ऐसी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं जो उनके महत्वपूर्ण विश्वासों और जीवन मूल्यों के सामंजस्य में नहीं होती है। आत्मविश्वास महानता की नींव है। यह अंतर्बोध की आवाज, आपके अंदर से निकली धीमी आवाज सुनने से मिलता है। लोग महान बनना तब शुरू करते हैं जब वे अपनी अंदरूनी आवाज सुनने लगते हैं और उन्हें पूरा भरोसा होता है कि कोई ज्यादा ऊंची शक्ति हर कदम पर उनका मार्गदर्शन कर रही है। सच्चे जीवन मूल्यों के तालमेल में जीना आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और गर्व का शाही मार्ग है। दरअसल इंसान की लगभग हर समस्या जीवन मूल्यों के अनुरूप जीकर सुलझाई जा सकती है। चैप्टर नंबर 5 है, अपने सच्चे लक्ष्य तय करें। लक्ष्य निर्धारण हो या सफलता, मेरा प्रिय शब्द है स्पष्टता। आप कौन हैं, आपकी इच्छाएं क्या हैं और आप जिंदगी में क्या हासिल करना चाहते हैं, उसके बारे में आपकी स्पष्टता के स्तर और उनके साकार होने के बीच सीधा संबंध होता है। सफल स्त्री पुरुष अपने और अपनी वास्तविक इच्छाओं के बारे में पूरी स्पष्टता हासिल कर लेते हैं। कुछ उसी तरह जिस तरह इमारत बनाने से पहले आर्किटेक्ट उसका विस्तृत ब्लूप्रिंट तैयार करता है। अधिकांश लोग बिना सोचे समझे बस जिंदगी में दौड़ना शुरू कर देते हैं। कुछ उसी तरह जिस तरह कोई कुत्ता पास से गुजरने वाली कार के पीछे दौड़ने लगता है। फिर ये लोग हैरान होते हैं कि वे कभी कोई चीज पकड़ क्यों नहीं पाते हैं या कोई सार्थक चीज कायम क्यों नहीं रख पाते हैं। हेनरी डेविड थोरो ने एक बार लिखा था, क्या आपने हवा में महल बना लिया है? अच्छी बात है, उसे वहीं होना चाहिए। अब मेहनत करके उसके नीचे नींव भी बना दें। इस अध्याय में आप अपने सपनों और जीवन मूल्यों को स्पष्ट लक्ष्यों तथा उद्देश्यों में ढालेंगे ताकि आप हर दिन उन पर काम कर सकें। मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि बाधाओं को पार करने और महान लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रबल, ज्वलंत इच्छा अनिवार्य है। और प्रबल इच्छा तभी जाग सकती है जब आपके लक्ष्य पूर्णतः व्यक्तिगत हों। व्यक्तिगत लक्ष्य इंसान अपनी इच्छा से खुद चुनता है,
लक्ष्य इस आधार पर नहीं चुने जाने चाहिए कि कोई दूसरा आपसे वे काम करवाना चाहता है या आप किसी दूसरे को खुश करने के लिए किसी चीज को हासिल करना चाहते हैं। लक्ष्य निर्धारण की प्रक्रिया को असरदार बनाने के लिए आपको इस बारे में गैर स्वार्थी बन जाना चाहिए। आपको उसे ही चुनना चाहिए जिसे आप सचमुच चाहते हो। इसका यह मतलब नहीं है कि आप घर पर या ऑफिस में दूसरे लोगों के लिए काम नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब तो सिर्फ ये है कि जिंदगी के लक्ष्य तय करते वक्त आप खुद से शुरुआत करते हैं और आगे की तरफ काम करते हैं। लक्ष्य निर्धारण में एक बहुत अहम सवाल यह है कि मैं जिंदगी में सचमुच क्या करना चाहता हूं। अगर आप जिंदगी में सिर्फ एक चीज कर सकें, बन सकें या पा सकें, तो वह क्या होगी याद रखें। आप किसी ऐसे टारगेट पर निशाना नहीं लगा सकते हैं जिसे आप देख ही न सकते हो। आगे आने वाले महीनों और बरसों में इस सवाल पर बार बार लौटना होगा। सच्चे लक्ष्य तय करते वक्त आप अपने सपनों, जीवन मूल्यों और आदर्शों से शुरुआत करते हैं। शुरू में ये वास्तविकता से परे या फंतासी जैसे लगेंगे। बहरहाल अब आपका काम उन्हें मूर्त बनाना है, कागज पर सपनों के घर की रूपरेखा बनाने की तरह। फैसला करें कि आप सचमुच क्या चाहते हैं। अपने आम लक्ष्यों से शुरू करें और फिर खास लक्ष्यों की ओर बढ़ें। चैप्टर नंबर 6 है अपना प्रमुख निश्चित उद्देश्य तय करें। चूंकि आप वही बन जाते हैं जिसके बारे में आप ज्यादातर वक्त सोचते हैं, इसलिए प्रमुख निश्चित उद्देश्य आपको हर पल एकाग्र बनाए रखता है। आप अपने प्रमुख निश्चित उद्देश्य और उसे साकार करने के तरीके के बारे में जितना ज्यादा सोचते हैं, अपने जीवन में आकर्षण के नियम को उतना ही ज्यादा सक्रिय कर देते हैं। आप लोगों, अवसरों, विचारों और संसाधनों को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। उनकी बदौलत आप अपने लक्ष्य की ओर ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं और आपका लक्ष्य ज्यादा तेजी से आपकी ओर बढ़ने लगता है। जब आपके पास कोई बड़ा निश्चित उद्देश्य होता है जिसके बारे में आप सोचते हैं, बात करते हैं और हर वक्त काम करते हैं, तो आपका बाहरी क्षेत्र आईने की तरह उसे प्रतिबिंबित करता है। प्रमुख निश्चित उद्देश्य आपके अवचेतन मन को भी आपके पक्ष में सक्रिय कर देता है। आप जिस विचार, योजना या लक्ष्य को अपने चेतन मन में स्पष्टता से रखते हैं, उसे आपका अवचेतन मन और आपका अतिचेतन मन फौरन हकीकत में बदलने लगेगा। हर इंसान के मस्तिष्क में एक खास अंग होता है जिसे रेटिक्युलर कॉर्टेक्स कहा जाता है। मस्तिष्क का यह उंगली जितना छोटा सा हिस्सा उसी तरह काम करता है जिस तरह किसी बड़े ऑफिस में टेलीफोन स्विच बोर्ड करता है। जिस तरह सारी फोन कॉल्स पहले स्विच बोर्ड पर आती हैं और बाद में उचित व्यक्ति तक पहुंचाई जाती है, उसी तरह आपकी इंद्रियों से आने वाली सारी जानकारी रेटिक्युलर कॉर्टेक्स द्वारा आपके मस्तिष्क या आपकी चेतना के उचित हिस्से तक पहुंचाई जाती है। रेटिक्युलर कॉर्टेक्स में आपका रेटिक्युलर उद्दीपक तंत्र शामिल होता है। जब आप अपने रेटिक्युलर कॉर्टेक्स को लक्ष्य का संदेश भेजते हैं, तो यह तत्काल आपके परिवेश में मौजूद ऐसे लोगों, जानकारी और अवसरों के बारे में आपको जागरूक और चौकस करने लगता है जो लक्ष्य हासिल करने में आपकी मदद करेंगे। मिसाल के तौर पर कल्पना करें कि आप एक लाल स्पोर्ट्स कार चाहते हैं। आप इसे अपने लक्ष्य के रूप में लिख लेते हैं। आप इसके बारे में सोचने लगते हैं और इसकी मानसिक तस्वीर देखने लगते हैं। यह प्रक्रिया आपके रेटिक्युलर कॉर्टेक्स को संदेश भेजती है कि लाल स्पोर्ट्स कार अब आपके लिए महत्वपूर्ण है। लाल स्पोर्ट्स कार की तस्वीर फौरन आपके मानसिक रेडार स्क्रीन पर पहुंच जाती है। उस पल के बाद आप जहां भी जाएंगे वहां आपको लाल स्पोर्ट्स कारें ही नजर आएंगी। आप गाड़ी चलाते समय भी इन्हें देखेंगे और मोड़ मुड़ते समय कई ब्लॉक दूर भी देखेंगे। आप उन्हें पार्किंग में खड़ी देखेंगे और शोरूम में भी। आप चाहे जहां चले जाइए, आपका संसार लाल स्पोर्ट्स कारों से भरा हुआ दिखेगा। अगर आप कोई मोटरसाइकिल खरीदने का फैसला करते हैं तो आपको हर जगह मोटरसाइकिलें दिखने लगेंगी। अगर आप हवाई की सैर करने का फैसला करते हैं तो आपका ध्यान हवाई में छुट्टियां मनाने के पोस्टर्स, विज्ञापनों, ब्रोशर्स और टीवी कार्यक्रमों पर चला जाएगा। आप अपने रेटिक्युलर कॉर्टेक्स को जो भी लक्ष्य भेजते हैं, वह आपके रेटिक्युलर उद्दीपक तंत्र को प्रेरित कर देता है कि यह उस लक्ष्य को हकीकत में बदलने के सभी संभावित उपायों के बारे में आपको चौकस कर देता है। अगर आप आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र बनने का फैसला करते हैं तो आपको अचानक अपने आसपास सभी तरह के अवसर और संभावनाएं दिखने लगेंगी जिनके जरिए आप अपने आर्थिक लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। आपकी नजर अखबारों में छपे उन लेखों पर जाएगी जो इससे संबंधित हैं। आप जहां भी जाएंगे वहां आपको इस विषय की पुस्तकें भी नजर आ जाएंगी। आपको डाक में भी इस बाबत जानकारी और आग्रह मिलने लगेंगे।
आपके आसपास के लोग पैसे कमाने और निवेश करने संबंधी बातचीत करते नजर आएंगे। ऐसा लगेगा जैसे आप उन विचारों और जानकारियों से घिर गए हों जो आपके आर्थिक लक्ष्य हासिल करने में आपकी सहायता कर सकती हैं। दूसरी तरफ, अगर आप अपने रेटिकुलर कॉर्टेक्स और अवचेतन मन को स्पष्ट निर्देश न दें तो आप जिंदगी से कुछ ऐसे गुजरेंगे जैसे कोहरे में गाड़ी चला रहे हों। आप अपने आसपास मौजूद ज्यादातर अवसरों और संभावनाओं के बारे में जागरूक नहीं होंगे, तो आप बमुश्किल ही उन्हें देख पाएंगे। कहा गया है, ध्यान ही जिंदगी की कुंजी है। जहां आपका ध्यान जाता है वहां आपकी जिंदगी जाती है। एक प्रमुख निश्चित उद्देश्य बनाने से आप अपने ध्यान का स्तर बढ़ा लेते हैं। आप अपने परिवेश की हर उस चीज के प्रति ज्यादा संवेदनशील बन जाते हैं जो उस लक्ष्य को तेजी से हासिल करने में आपकी मदद कर सकती है। चैप्टर नंबर 7 है, अपने विश्वासों का विश्लेषण करें। विश्वास का नियम शायद सबसे महत्वपूर्ण मानसिक नियम है। यह नियम कहता है कि आप जिस चीज पर दृढ़ता से विश्वास करते हैं वह आपकी वास्तविकता बन जाती है। आप देखी हुई चीजों पर विश्वास नहीं करते हैं, दरअसल आप अपने विश्वास के अनुरूप ही देखते हैं। आप दुनिया को अपने विश्वासों, नजरियों, पूर्वाग्रहों और पहले से तय धारणाओं के चश्मे से देखते हैं। आप वो नहीं हैं जो आप सोचते हैं कि आप हैं। सच तो यह है कि आप वही हैं जो आप सोचते हैं। कहा गया है, जैसा इंसान अपने दिल में सोचता है वैसा ही वह होता है। इसका मतलब यह है कि आप बाहर हमेशा वही काम करते हैं जो अपने बारे में आपके सबसे भीतरी विश्वासों पर आधारित होते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन को सीखने में अक्षम करार देकर बचपन में ही स्कूल से घर भेज दिया गया था। उनके माता पिता को बताया गया कि यह लड़का शिक्षित हो ही नहीं सकता है। माता पिता ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और अंततः ऐसी व्यवस्था की कि आइंस्टीन को उत्कृष्ट शिक्षा मिली। अल्बर्ट श्वेट्जर को भी स्कूल में यही समस्या आई थी। दरअसल स्कूल वालों ने उनके माता पिता को प्रोत्साहित किया कि वे उसे किसी मोची का अप्रेंटिस बना दें ताकि बड़े होने पर उसके पास कम से कम एक सुरक्षित काम तो रहे। आइंस्टीन और श्वेट्जर दोनों ही ने 20 साल की उम्र से पहले ही डॉक्टरेट हासिल की और 20वीं सदी के इतिहास पर अपने कदमों के निशान छोड़े। सीखने की अयोग्यताओं पर पत्रिका में एक लेख छपा था। व्यवसायियों पर केंद्रित इस लेख का निष्कर्ष था कि 500 कॉरपोरेशंस के बहुत से प्रेसिडेंट्स और सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को स्कूल में खास प्रतिभाशाली या सक्षम नहीं माना जाता था, लेकिन मेहनत की बदौलत उन्होंने बाद में अपने उद्योग में भारी सफलता हासिल की। थॉमस एडिसन को 6ठे ग्रेड में स्कूल से निकाल दिया गया था। टीचर्स ने उनके माता पिता से साफ साफ कह दिया था कि उन्हें कुछ सिखाने की कोशिश करना समय की बर्बादी है, क्योंकि वे कुछ भी नहीं सीख सकते हैं। एडिसन बाद में जाकर आधुनिक युग के सबसे महान आविष्कारक बने। इस तरह की कहानी हजारों बार दोहराई जा चुकी है। खुद को सीमित करने वाले विश्वास कई बार तो सिर्फ एक अनुभव या टिप्पणी पर ही आधारित होते हैं। दुखद बात यह है कि उनकी वजह से आप बरसों तक रुके रहते हैं। ज्यादातर लोग जिस क्षेत्र में खुद को अयोग्य मानते थे, बाद में उन्होंने उसी में महारत हासिल की। यह देखकर दूसरे तो हैरान हुए ही, उन्हें भी कोई कम हैरानी नहीं हुई। शायद आपके साथ भी ऐसा हो चुका होगा। आपको अचानक एहसास होता है कि उस क्षेत्र में अपने बारे में आपके सीमित करने वाले विचार दरअसल सच्चाई पर आधारित थे ही नहीं। चैप्टर नंबर 8 है, शुरुआत से शुरू करें। कल्पना करें कि आप किसी देश की लंबी यात्रा पर जाने वाले हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले तो अपनी मंजिल चुननी होगी। फिर आपको नक्शा लाकर वहां पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका खोजना होगा। हर दिन सफर शुरू करने से पहले आप नक्शे में अपनी स्थिति को देखेंगे कि आप कहां हैं और शाम तक कहां पहुंचना चाहते हैं। जिंदगी भी काफी हद तक ऐसी ही होती है। एक बार जब आप अपने जीवन मूल्यों, भविष्य दृष्टि, मिशन, उद्देश्य और लक्ष्य तय कर लेते हैं, तो आपका अगला कदम होता है अपने शुरुआती बिंदु का विश्लेषण करना। मिसाल के तौर पर, अगर आपने वजन कम करने का फैसला किया है, तो आपका पहला कदम अपना वजन तौलना होगा। उसके बाद आप लगातार उस वजन को इस बात का पैमाना बना लेंगे कि आप अपने लक्ष्य की दिशा में तरक्की कर रहे हैं या नहीं। अगर आपने व्यक्तिगत व्यायाम योजना शुरू करने का फैसला किया है, तो आपका पहला कदम यह तय करना है कि आज की तारीख में आप कितना व्यायाम कर रहे हैं। आप हर दिन या हर हफ्ते कितने मिनट व्यायाम कर रहे हैं और कितने उत्साह से। आप किस तरह के व्यायाम कर रहे हैं, आपके जवाब जो भी हों, यह महत्वपूर्ण है कि आप इस मामले में ज्यादा से ज्यादा सटीक हों। फिर इस जवाब को शुरुआती बिंदु बनाकर 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन 8 दिन 9 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन 30 दिन 40 दिन 50 दिन 60 दिन 70 दिन 80 दिन 90 दिन 100 दिन 200 दिन 300 दिन 400 दिन 500 दिन 600 दिन 700 दिन 800 दिन 900 दिन 1000 दिन 10,000 दिन 1,000 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 दिन 1,000
इसके आधार पर भविष्य की व्यायाम योजना बनाइए। अगर आप ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं तो आपका पहला कदम क्या होगा? ये ठीक ठीक तय करें कि आप इस वक्त कितना कमा रहे हैं। आपने पिछले साल या उसके पिछले साल कितना कमाया था? आप इस साल कितना कमाएंगे? आप हर महीने कितना कमा रहे हैं? सबसे अच्छा पैमाना यह है कि आज की तारीख में आप हर घंटे कितना कमा रहे हैं। आप प्रति हर घंटे की आमदनी दर इस तरह निकाल सकते हैं। अपनी सालाना आमदनी को 2000 से विभाजित कर लें, क्योंकि आप हर साल लगभग